Hello my dear friends, this is Manju Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to discuss about the evolution of slavery in France. इससे पहले हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था. 4 टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. लास्ट हम आज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. आज हम देखेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में. इससे एक नेक्स्ट पॉइंट और है, उसको डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट. द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी का मतलब होता है जो गुलाम लोग होते हैं, दास लोग होते हैं, जिनको गुलाम बनाया जाता था. अगर हम 17 और 18 सेंचुरी की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को स्लेव बना दिया जाता था ताकि उनसे काम लिया जा सके और उसके बदले में उनको कोई भी पैसे वगैरह जो वेजेस है वो नहीं मिलते थे. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाला जो हमने देखा था कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, और हमने ये भी उसमें देखा था कि वुमेन्स को जो वोटिंग राइट्स थे वो लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन के 150 ईयर्स के बाद उनको मिले थे. ओके, सो इसमें अगर देखें तो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. इसमें यह कहा गया कि एक जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था, एक जो क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव अगर हम कह सकते थे, वो था एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़. फ्रेंच कॉलोनीज़ का मतलब क्या है? जिन जगहों पे फ्रेंच लोगों ने अपना रूल किया था, जिन कंट्रीज़ के अंदर. द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन आज के टाइम का जो वेस्ट इंडीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो इस पॉइंट पे आपको कुछ छोटे छोटे टापू देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं कैरेबियन. ओके, और कैरेबियन जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड्स हैं उनको मिला करके ही हमारा एक कंट्री बनाई गई है जिसको नाम दे देते हैं वेस्ट इंडीज़. तो यहाँ पे कैरेबियन की बात करें तो मार्टिनिक्यू, ग्युल्डोप एंड सैन डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ सच एज़ द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. तो इन चीज़ों का ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था. शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया और टोबैको हो गया. बट द रिलेक्टेंस द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. अब ये प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो चीज़ों को उगाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एप्पल की कल्टीवेशन देखी जाए, एप्पल को उगाने के लिए तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो जो यूरोपियंस लोग थे उस टाइम पे, जब वो नई जगहों पे जाते थे तो वो अनफेमिलियर रहते थे उस जगह से और उस लैंड से. तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती थी. ओके, प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो सो दिस वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो इसको आप मार्क कर सकते हो, राइट कर सकते हो. देखिए ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था. यहाँ पे हमारा यूरोप है. ओके, इसके ठीक नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, एंड हियर नॉर्थ अमेरिका है, और इसके ठीक नीचे हमारा साउथ अमेरिका है. अब यहाँ पे जो ट्रायंगुलर ट्रेड बनता था यूरोप इस कॉन्टिनेंट से, ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी. यहाँ से जो स्लेव्स थे अफ्रीका से लेकर के जाते थे अमेरिका, और फिर यहाँ से फिर से हमारा जो यूरोप. तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर ट्रेड बनता था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, यूरोप टू अफ्रीका, अफ्रीका से अगर फिर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, फिर अगर नॉर्थ अमेरिका से देखें तो फिर यूरोप. तो इस तरह से इसको ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता था, और 17 सेंचुरीज़ के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था, यानी कि किया जाता था. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द बोर्डक्स और नेंट्स. ये बोर्डक्स और नेंट्स जो हैं ये अफ्रीका के दो बहुत ही फेमस कोस्टल रीजन थे, जहाँ से, यानी कि पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे समुद्री
रास्ते से ट्रेड किया जाता है। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल शिफ्टन्स। अब देखिए यूरोपियंस क्या करते थे, यूरोपियंस साउथ में आकर के, अफ्रीका के अंदर आकर के यहाँ पे जो बॉर्डक्स है और नेंट्स जो पोर्ट्स है वहाँ से जो लोकल शिफ्टन्स होते थे यानी लोकल जो व्यापारी लोग होते थे उनसे स्लेव्स को ख़रीद करके ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उनको बांध करके रस्सियों वगैरह से बांध करके द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, उनको बिल्कुल मजबूती के साथ टाइटली पैक कर दिया जाता था इनटू द शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वोयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरिबियन। यूरोपियन लोग यूरोप से अफ्रीका आ रहे हैं, यूरोप के अफ्रीका पहुंचने के बाद वो दो यहाँ पे पोर्ट्स हैं जिनको बोर्डेक्स और नेंट्स कहा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ से जो लोकल शिफ्टन्स हुआ करते थे यानी लोकल जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे इन स्लेव्स को ख़रीद करके कैरेबियन के आसपास यानी कि नॉर्थ अमेरिका के पास जो कंट्रीज़ है जैसे कि कैरेबियन है वहाँ पे ले जाया जाता था। तो लगभग ये 3 महीने का एक लंबा समुद्री रास्ते से किया गया सफ़र होता था। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो द 3 month लॉन्ग वोयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में जो कॉन्टिनेंट पड़ता है दिस इज़ कॉल्ड द अटलांटिक ओशियन। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशंस ओनर्स, और यहाँ पे आकर के वो किसको बेच देते थे, जो प्लांटेशंस ओनर्स हुआ करते थे यानी कि जिनके बगीचे वगैरह हैं, ठीक है ना, एप्पल के हो गए या किसी और चीज़ के जहाँ पे प्लांटेशन की जाती थी तो उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब देखो क्या हो रहा है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव, जैसे स्लेव्स को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड को यूरोप के अंदर पूरा करने के लिए इन स्लेव को एक्सप्लॉइट किया जाता था। पोर्ट सिटीज़ लाइक द बोर्डेक्स एंड नेंट्स ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। तो जो बोर्डेक्स और हमारी नेंट्स पोर्ट सिटीज़ थी वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी क्योंकि यहाँ से लोगों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेकर के जाते थे और कैरेबियन कंट्रीज़ के अंदर या कैरेबियन जो है हमारा जगह है वहाँ पे उनको बेच दिया जाता था, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं सदी जब स्टार्ट हुई, 18th सेंचुरी जब शुरू हुई तो एक थोड़ा बहुत लिटिल क्रिटिसिज्म के बारे में यहाँ पे की गई आलोचना स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं सदी के दौरान थोड़ी बहुत जो आलोचना थी, जो क्रिटिसिज्म था वो फ्रांस में किया जाने लगा। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्टेड इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब देखिए नेशनल असेंबली, हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली फ्रांस के अंदर बनी थी और उन्होंने इसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट की, स्लेव के बारे में। लेकिन उन्होंने क्या किया, had a long debate about whether the rights of man should be extended to all French subjects including those in the colonies but it did not pass any laws। इन्होंने बातें की लेकिन कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जिससे स्लेव्स को कोई राहत मिल सके। एंड फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। अब देखिए क्या हो रहा था, जो नेशनल असेंबली थी उसको डर था कि कहीं हमने अगर स्लेव्स के फेवर में कोई भी लॉ पास कर दिया तो बिजनेसमैन जो हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसकी डर की वजह से ये इस लॉ को पास ही नहीं कर पाए। एंड इट वाज फाइनली द कन्वेंशन विच in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। अब देखिए क्या किया गया, 1794 में जब कन्वेंशन बनी थी और नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया गया था तो उस टाइम पे लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव टू फ्री ऑल स्लेव्स, इन्होंने क्या किया, जितने भी गुलाम थे, जितने भी स्लेव्स थे इन द फ्रेंच ओवरसीज, उनको आज़ाद कर दिया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर। अब देखिए ये जो स्लेव्स को आज़ाद किया गया ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, यानी कि जो गुलाम थे वो ज़्यादा
लंबे समय तक आज़ाद नहीं रह पाए, उसके ठीक 10 वर्षों के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या होता है, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है, तो उसने फिर से स्लेवरी जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू स्लेव अफ्रीकन निग्रोज। तो जो प्लांटेशंस ओनर्स थे, जो खेत इसमें प्लांटेशन के ओनर हुआ करते थे, बगीचे वगैरह जो थे जिनके उनके ओनर हुआ करते थे, वो समझ गए थे देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। जो अफ्रीका के अंदर लोग रहते हैं उनको निग्रोज कहा जाता है। In pursuit of their economic interest, slavery was finally abolished in French colonies in 1848. It's a very very important question. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के अंदर जो स्लेवरी थी उसको कब अबोलिश कर दिया गया, तो आप आंसर कर सकते हो 1848 के अंदर। ओके, सो ये था हमारा अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो कैसे हमने स्टार्टिंग से देखा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो स्लेव्स की क्या कंडीशंस थी, हमने उससे पहले देखा वुमेन्स की क्या कंडीशंस थी, किन हालातों से उन्होंने गुजर करके प्रोटेस्ट किया, और आगे चल करके उनको लगभग 150 ईयर्स के बाद, लगभग 150 सालों के बाद उनको वोट, राइट टू वोट उनको मिला था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। न्यू वर्ड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, निग्रोज की बात करें, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। निग्रोज उनको कहा जाता है। एंड इमेंसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब देखिए, हमने हर चीज़ से इस चैप्टर को समझ लिया, लेकिन अब अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन था और जो एवरीडे लाइफ थी, यानी रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी थी। बाकी तो लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर अपने अपने काम में बिजी था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही थी और क्या जो हमारी दिनचर्या थी, जो एवरीडे लाइफ थी, उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा। तो यहीं पर कुछ क्वेश्चन आपसे पुट आउट किए गए हैं कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड। ये बोलता है कि क्या पॉलिटिक्स हमारे कपड़े, जो हमारा पहनावा है, उसको चेंज कर सकता है, लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, बुक्स दे रीड, जो हम पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, क्या उसको बदल सकता है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सा मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ अ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसका अगर जवाब दिया जाए तो वो होगा हाँ, क्योंकि फ्रांस के अंदर जैसे कि हमने रेवोल्यूशन देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, तो उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो पॉलिटिक्स का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर अच्छे से समझ लिया। और अगर हम बात करें एवरीडे लाइफ की कि लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा, तो मैन, वुमेन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, कोई भी ऐसा पर्सन फ्रांस के अंदर उस टाइम नहीं बचा जिसके ऊपर इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ना पड़ा हो। The revolutionary governments took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. इसमें बोला गया जो the revolutionary government थी took it upon themselves to pass laws. उन्होंने कुछ एक ऐसे rules वगैरह पास किए थे that would translate the ideals of liberty and equality. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे कि हमारी जो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें कहा गया था कि फ्रांस का जो क्रांति है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वहाँ से हमें दो चीज़ें निकल कर के सामने आती है, वो है लिबर्टी और इक्वलिटी। तो ये चीज़ उसमें इनटू एवरीडे प्रैक्टिस भी की जाती थी। सो वन इम्पॉर्टेंट दैट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल इन द समर 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट लॉ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कानून था वो पास किया गया आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल को तोड़ने के बाद, इन द समर ऑफ 1789, गर्मियों की बात है 1789 में, अबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप का मतलब क्या है आगे देखिए, उसको अबोलिश कर दिया गया।
इन द ओल्ड regime all written material and culture activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। क्या होता था, जैसे कि आजकल के टाइम में भी क्या होता है कि जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है तो मूवी को रिलीज़ करने से पहले एक सेंसर बोर्ड वहाँ पे बैठा होता है। सेंसर बोर्ड चेक करता है कि उस मूवी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं करवाई गई है जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए या किसी रिलीजन के लिए कोई हम कह सकते हैं कि कोई इशू तो क्रिएट नहीं करवा रही। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बात की गई थी कि जो बुक्स वगैरह है, न्यूज़पेपर है, प्लेज है, इनको पब्लिश तभी किया जाता था जब राजा की यस होती थी। अगर राजा नो कर देता था तो इनको पब्लिश नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और जो बोलने का अधिकार है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, ये एक नेचुरल राइट के अंदर रखे गए। Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। जैसे ही ये लॉ पास किया गया, यानी कि इस लॉ को ख़त्म किया गया कि राजा की सेंसरशिप की ज़रूरत अब नहीं है, तो वैसे ही बाज़ार के अंदर एक फ्लड सा आ गया, एक बाढ़ आ गई किताबों की, मैगजीन्स की, पम्पलेट्स की, हर चीज़ों की। They all described and discussed the events and changes taking place in the France। Freedom of the press also meant that opposing views of the event could be expressed। देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर इस चीज़ को हम आज भी समझें तो जैसे गवर्नमेंट, जो एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो अपनी कमियों को तो खैर क्या ही दिखाएगी, लेकिन अपनी जो उसकी खूबियाँ होती है, जो काम उसने किया, वो प्रेस, एक मीडिया के द्वारा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाती है। और इसके जो अपोजिशन में बैठी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके अपोजिशन में जो गवर्नमेंट बैठी होती है, तो वो भी एक मीडिया का सहारा लेके उस गवर्नमेंट की कमियों को दिखाती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। मतलब लोगों के पास ये अब ये राइट तो आ ही चुका था कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स। एकदम से जैसे बाज़ार के अंदर, शहरों के अंदर ये आ गए, तो लोग क्या कर सकते थे, ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है ना, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे, ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। ओके, ईच साइड शाउड बी कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। तो मतलब हर एक ये सेटिस्फाई कराने में लगा होता था दूसरे को कि हमने जो काम किया है वो सही किया है, लेकिन जो अपोजिशन में बैठे होते थे वो ये मना करते थे कि नहीं, हम आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें, प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो गाने वगैरह, प्लेज वगैरह, जो फेस्टिव प्रोसेशंस थे वो किए जाते थे। So this was one of way could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only handful or of educated people could read। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे और जो लिबर्टी की बात कही गई, जो जस्टिस की बात कही, पहले वही लोग इस चीज़ को समझ पा रहे थे जो पढ़े लिखे थे। अब धीरे धीरे जब से चीज़ें चेंज होने लगी, लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, तो अब ये जो आइडियाज़ थे ये हर एक के पास पहुंच रहे थे। और लास्ट में कंक्लूज़न में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जी हैं वो दोबारा से आएंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्रोन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। 1804 में ये रूलर बने, एक एम्परर बने। ही सेट आउट द कन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इसने यूरोप के साथ साथ जो यूरोप के अंदर जो बाकी इसके एम्पायर के साथ लगती हुई कंट्रीज़ थी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और वहाँ पे अपने कुछ रिलेटिव्स को या कुछ अपने लोगों को वहाँ पे उनको राजा बना दिया गया। एंड Napoleon saw his rule as a modernizer of Europe, and he introduced many laws such as the protection of private property and uniform system of weights and measures provided by the decimal system। नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए जिसमें देखा जा सकता है तो डेसिमल सिस्टम और वेटिंग का जो सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म में कर दिया गया, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर एक ही सिस्टम होगा तोलने का।
ओके, इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में जब 1804 के अंदर नेपोलियन राजा बना तो एक मिलिट्री डिक्टेटर बना, राजा तो नहीं कह सकते, एक मिलिट्री डिक्टेटर बना, तो सबने सोचा कि ये हमारी हेल्प के लिए हमारी जो हेल्प है वो अच्छे तरीके से कर रहा है या करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो चीज़ें ख़राब होने लगी। तो स्टार्टिंग में इसको बोला गया था नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए आज़ादी लेकर के आएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन द इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्द ही उसकी जो आर्मी थी और उसके जो आदेश थे, उसके जो ऑर्डर्स थे वो कुछ और ही निकले, और उसकी जो आर्मीज़ थी उसने क्या करना स्टार्ट किया, व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, मतलब कब्जा करने के लिए। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट अ वाटरलू इन 1815। ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक नंबर का, कि नेपोलियन कहाँ पे या कब हारा था, तो वाटरलू में एक लड़ाई हुई थी 1815 के अंदर। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो उसके जो लिबर्टी और जो रेवोल्यूशनरीज आइडिया थे उसके जाने के बाद भी पूरे यूरोप के अंदर वो चीज़ें छूट गई, और वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, उसने रोल प्ले किया। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेगेसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके छोड़े हुए कुछ जो निशान है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो ये हैं, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, वेयर फ्यूडल सिस्टम were abolished, colonized peoples revoked the idea of freedom from the bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are the two examples of individuals who responded to ideas coming from revolutionary France. ओके, तो अगर इंडिया की बात करें तो राजा राम मोहन राय एंड टीपू सुल्तान उन आइडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, और लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल करके आई थी, और हम भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके 5 जो पार्ट्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा हुआ है तो उनको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, तो इनको आप जैसे चैप्टर रीड करोगे तो वहाँ पे उसको आपको जो है आंसर इसके मिल जाएंगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो बीच बीच में मैंने आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवाई गई है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, तो उनको अगर आप बार बार रिवाइज़ करते हो तो 2-3 बार रिवाइज़ करने के बाद आपको वो पूरा एक जो आइडिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो माइंड में पूरा सेट हो जाएगा, कि सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद हम कहाँ चले गए, उस वुमेंस की क्या कंडीशन थी, स्लेव्स की क्या कंडीशंस थी, फर्स्ट स्टेट क्या बोलती है, सेकंड स्टेट क्या बोलती है, थर्ड स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, नेशनल असेंबली कब बनी, ओके, और कन्वेंशन गवर्नमेंट जो थी, कन्वेंशन थी वो कब बनी, नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटर कब बना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप 2 या 3 बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा, और ये कभी भी आपको लाइफ के अंदर नहीं भूलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।